हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो आज हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, उसका हम पार्ट 3 लेके आपके सामने आए हैं। पार्ट 2 में हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो करवाया था, तो हमने वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट करवा दिए थे। जो शिक्षा मनोविज्ञान है कि उसके क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया था कि इससे हम किस प्रकार से वांछित जो परिणाम है एक शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में, वो किस प्रकार से उसमें इंक्रीजमेंट कर सकता है, किस प्रकार से उसको बढ़ा सकता है, किस प्रकार के जो बच्चे हैं उससे रिलेटेड, उसके व्यवहार से रिलेटेड सभी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकता है और फिर उससे इकट्ठी करके उस सारी जानकारी से बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान है तो उस क्षेत्र में कुछ अध्ययन सामग्री को शामिल किया गया है। उसके कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तो मैं उन्हीं पॉइंटों का अब क्या है विस्तृत अध्ययन, हम उसको एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, यानी बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, यानी बालक कुछ होते हैं उसमें विशेष योग्यताएं भी हो सकती हैं। तो उसके बारे में हम क्या है उसकी स्टडी करते हैं, उसके आईक्यू लेवल है उसका किस प्रकार है, उसके बारे में हम जैसे केस स्टडी है या कुछ और प्रोसेस है उसका हम यूज़ करके उसके बारे में उसका पूर्ण अध्ययन करते हैं। दूसरा, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करते हैं। वंशानुक्रम होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है, माँ बाप के बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके वंश के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसका जो वातावरण है, यानी वो किस वातावरण में रह रहा है, तो वातावरण का भी क्या है बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। मैं इन सब को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ये, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, कि बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन है कि बच्चे ने किस प्रकार से किस अवस्था में कैसा कितना अध्ययन किया। और ये जो अवस्थाएं हैं ये भी नेक्स्ट आ रही हैं कि सब अवस्थाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। बालक की रुचि व अरुचि का अध्ययन करना, कि बालक को क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो इन चीज़ों का भी अध्ययन इसमें हम कर सकते हैं, जिससे शिक्षक के लिए बहुत ही अहम जो सहायता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको मिल सकती है। नेक्स्ट है बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन उसके हम कर सकते हैं, तो जिससे बच्चे के बारे में पता लग सकता है ज़्यादा कि क्या कुछ किस प्रकार से उसका बिहेवियर है। बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन हम इससे कर सकते हैं। अपराधी, असामान्य और मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन हम कर सकते हैं इससे, और उसको भी शिक्षण प्रक्रिया में हमें क्या है काफ़ी सहायता मिलेगी उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों के उपयोग संबंधी अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार किस परिस्थितियों में हमें कौन सी जो शिक्षण विधि है उसका हमें प्रयोग करना है। शिक्षण विधियों के बारे में भी नेक्स्ट हमारी क्लासेस आ रही हैं, धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों व उनको प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन आप उसके अंदर कर सकते हो। पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित आप अध्ययन कर सकते हो। शिक्षा की क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके अंदर, आप उसमें भी उसका अध्ययन कर सकते हो। सीखने की क्रियाओं का आप अध्ययन कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि निष्कर्ष रूप से स्किनर का कथन दृष्टद्रव्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छे प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तो स्किनर ने क्या बोला कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं वह सब ज्ञान या जितनी भी विधियाँ है वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने में और अधिक कुशलता से निर्देश देने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, वे सब क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक शिक्षक हो या बनने वाले हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण का मुख्य केंद्र बालक है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ये नहीं पता 10 बार आया या 20 बार आया अलग अलग एग्ज़ाम में। तो इसलिए बालक की रुचि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक अक्षमता, व्यक्तित्व आदि को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होगी, यानी जब शिक्षक को शिक्षक मनोविज्ञान की जानकारी होगी तभी संभव हो सकता है। उससे हम क्या है, हम बालक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उसकी शारीरिक कैपेसिटी कितनी है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, उसका पर्सनालिटी क्या है, किस प्रकार की है। यदि इन सब के बारे में हमें शिक्षा होगी, हमें नॉलेज होगी, तो हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में, बच्चे की जो एजुकेशन है उसमें हम उसको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का यदि हम यूज़ करें तो हमें ये सब जानकारी मिल सकती है। तो स्किनर के अनुसार, स्किनर ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सीधा ही आपके पेपर में आएगा कि ये कथन किसके थे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये शब्द किसके थे, स्किनर के थे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर साहब ने ऐसा बोला था, जो बेहद स्टिक है, बेहद ही करेक्ट है। नेक्स्ट, अतः शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। क्या क्या उपयोगिताएं हैं, हम 1 to 1 पॉइंट सब करेंगे। स्वयं की योग्यता का ज्ञान एवं तैयारी, कि भाई अपनी क्या योग्यताएं हैं, मुझे कितना नॉलेज है और मुझे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, कि भी बाल जो विकास है, डेवलपमेंट स्टेज है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कि आप यदि एक आपकी क्लास है, यदि आप एक 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो और एक 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उसकी जो मेंटल जो एज है, जो उम्र का है, काफ़ी फ़र्क होता है। तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस उम्र में बच्चा किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है। तो इन सब के बारे में स्टडी धीरे धीरे करेंगे। बाल स्वभाव व्यवहार का ज्ञान, कि जो एक बाल स्वभाव है, बच्चे का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बालकों की क्षमता व रुचि का ज्ञान आपको होना चाहिए, कि किसी भी बच्चे की क्या कैपेसिटी है और उसके किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ये सब भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, कि बालक को किस किस चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, उस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। बालकों के चरित्र निर्माण में क्या चीज़ें सहायक है, हम किस प्रकार से बच्चे का जो करैक्टर डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, तो ये चीज़ नॉलेज में आपके होनी चाहिए। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान क्या है, तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। जो 8वीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बालकों की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान है, कक्षा की समस्याओं का समाधान है और अनुशासन में सहायक है। 12वां है उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है, कि भाई हम पाठ्यक्रम ऐसा बना सकते हैं कि जो बच्चे के लिए अब भी बेहतर हो और आने वाला कल भी हम जिससे बेहतर बना सके, तो उसके लिए उसमें भी ये बहुत सहायक है। यथोचित शिक्षण विधियों के प्रयोग का ज्ञान, मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षण की सफलता का रहस्य है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बिना उसे असफलता और अकुशलता के बीच अपने व्यवहारिक जीवन की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए शिक्षक अपने कर्तव्य और दायित्वों को पालन करने में हर समय मनोविज्ञान से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यानी क्या बोल रहा है इसके अंदर कि हम जो मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो एक किसी भी अच्छे शिक्षक या अच्छे टीचर के लिए क्या है, ये रहस्य है कि वो सफल हो कैसे हुआ, यानी उसकी सफलता का रहस्य है। यदि आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है तो आप बहुत ही एक सफल टीचर बन सकते हैं, बच्चों की समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके व्यवहार को जान सकते हैं, उनकी स्टडी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उनकी बाल अवस्थाओं के बारे में यदि आपको नॉलेज है तो आप बेहद ही अच्छे टीचर बन सकते हो। इस ज्ञान की प्राप्ति के बिना उसे असफलता और अकुशलता के बीच अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा करनी पड़ती है। समझे,
इसलिए शिक्षक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर समय मनोविज्ञान से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान क्या है। तो पहला पॉइंट, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया है। ये जो सबसे बड़ी जो क्रांति आई है आज के टाइम एजुकेशन में, पहले जो एजुकेशन होती थी वो चाइल्ड सेंटर्ड ना होके टीचर सेंटर्ड होती थी, लेकिन अब जो एजुकेशन है वो टीचर सेंटर्ड ना होके चाइल्ड सेंटर्ड होती है कि भी आप जो कुछ है एजुकेशन का जो केंद्र है वो बच्चा है, यानी बच्चा ही सर्वोपरि है, हमें उसका ही डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार से करना है उसमें हेल्प हमारी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो बालकों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की कि भाई किस प्रकार का बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या बहुत बड़ा बच्चा है हायर सेकेंडरी लेवल का, तो उसके अनुसार हमें क्या है अपनी शिक्षण विधियों की व्यवस्था शिक्षा मनोविज्ञान ने हमें करके दी कि बच्चा शिक्षा मनोविज्ञान ने बताया कि यदि बच्चा इस स्टेज में है तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे और इस स्टेज में है तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे। तो ये इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का अहम योगदान है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया कि जो उसके रुचि क्या है और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है उन्हीं को हम जानकर हमें बच्चे को एजुकेशन देना है। ऐसा किसने बोला? शिक्षा मनोविज्ञान ने। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की। व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझते हो? खुद की, अपनी, उनकी क्या क्या विभिन्नताएं हैं खुद की, इंडिविजुअल। तो उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए किस शिक्षा मनोविज्ञान ने की। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचि व स्तरानुसार किया जाने लगा। जो पाठ्यक्रम है पहले ऐसे ही बना दिया जाता था, लेकिन अब बच्चे की जो उम्र है, एज है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और ये सब शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं पर बल दिया गया है, यानी कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि भी आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे ही नहीं, उससे रिलेटेड और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी क्या है बहुत ही जोर दे के, जैसे CBSE में है, करवाया जाता है। दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूति को अनुशासन का आधार बनाया। पहले क्या होते थे, टीचर होता था, स्टिक्स होती थी, एक डंडा होता था उनके हाथ में। जैसे पहले के यदि हमारे समय के टीचर के यदि हमारे सामने एक रूप आता है तो हमें एक ही रूप दिखता है कि कुर्सी पर बैठा और एक बहुत ही ज़बरदस्त डंडा लिए हुए वह व्यक्ति, एक राक्षसनुमा प्रवृत्ति हमें नज़र आती थी कि किस तरीके से हमें मारते थे। तो वो जो चीज़ें हैं अब इम्प्लीमेंट, यदि आपको टीचर बनना है तो आपको डंडा जो है, जो स्टिक्स है, वो आपको छोड़नी होगी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बोलता है कि ये तो पशुओं के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। आप उसको प्रेम से, प्यार से, सहानुभूति से आप अनुशासन का आधार बना सकते हो, न कि डंडा या स्टिक। नेक्स्ट, शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसकी भी जानकारी देता है कि भाई आपको कितना क्या कुछ जो आप बच्चे को देना चाहते थे उसमें कितना क्या कुछ आप दे पाए हो बच्चे को, इसकी जानकारी भी आप शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त कर लेते हो। मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे कि मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ, यानी जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था वो अरस्तु के समय में हुआ था और किसके, दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था। पहले ये मनोविज्ञान न होके क्या होता था, दर्शन शास्त्र होता था। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि वाटसन किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध रूप माना, तो वाटसन ने माना। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो तीनों ही जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बड़े छांट के बताए हैं, बड़े स्टेक बताए हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता था। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया। विलियम्स जेम्स ने मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 में यानी 1879 में
जीपनिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। तो सबसे पहले जो जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका नाम विलियम वुंट था। तो उन्होंने 1879 में जीपनिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वोल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? J.A. स्टीपर को आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। देखो ये जो लास्ट के मैंने पॉइंट बताए हैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल सकता है इनमें से। पहला, दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? स्टार्टिंग में मनोविज्ञान का अरस्तु से है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध यानी व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने बताया? वाटसन ने। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम्स जेम्स को। और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की और कब की? करने वाले थे विलियम वुंट। किस देश के थे? जर्मनी के थे। कहाँ की? लिप्जिंग में की। और कब की? 1879 में की। वोल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षा के जनक J.A. स्टीपर को माना जाता है। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी प्रकार की हमारी कंपटीशन की वीडियो आप यदि देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके, हरियाणा जीके या साइंस या मैथ, हिंदी, साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियोज़ है आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बाय।